त्विषा शर्मा और दीपिका नायर, दो युवा महिलाएं जिन्हें कथित तौर पर उनके ससुराल वालों ने उन्हें डाउरी के लिए प्रताड़ित किया। एक की मृत्यु जो है उसके मैरिटल होम में हुई और दूसरी ने अलेजली सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 21वीं सदी के भारत में भी एक लड़की की जान की कीमत आखिर दहेज से क्यों तय की जाती है? शादी जो दो परिवारों के बीच में प्रेम और विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, आखिर क्यों एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन चुकी है? तो नमस्कार, मैं हूं कृतिका सहगल और आज हम बात करेंगे डाउरी सिस्टम की, उसके इतिहास की और उसके भयावह सच की, जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी छीन ली। अगर हम बात करें ना वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन की, तो उस समय में महिलाओं को डिवाइन ऑनर दिया जाता था, उन्हें देवी की तरह पूजा जाता था। उस समय में स्वयंवर जैसी परंपराएं मौजूद थी, जहां महिलाओं को अपने पसंद के जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जिसका ये मतलब है कि महिलाएं सिर्फ होम मेकर नहीं थी बल्कि डिसीजन मेकर भी थी। जहां हमारे इतिहास में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता था, वहां डाउरी सिस्टम जैसी कुप्रथा आखिर आई कहां से? पहले जमाने में ना डाउरी का मतलब और उद्देश्य बिल्कुल अलग था। ये महिला के लिए उसकी नई गृहस्थी बसाने के लिए एक सीड मनी या संपत्ति का काम करती थी, जो उसके परिवार वाले उसको देते थे। यह एक तरह से एक फाइनेंशियल सुरक्षा थी महिलाओं के लिए, ताकि अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चों के लिए और उसके लिए एक सहारा हो। यानी कि पुराने जमाने में डाउरी जो है वो महिला के सुरक्षा और सम्मान के लिए थी, उसके शोषण के लिए नहीं। जब भारत में बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ा ना, स्पेशली सम्राट अशोक के समय में, तब भी महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार था। यानी कि बुद्धिस्ट लॉ के हिसाब से महिलाएं जो थी वो संपत्ति रख सकती थी। उस समय में जो डाउरी है वो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था का काम करती थी। लेकिन इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने डाउरी को महिलाओं की सुरक्षा से बदलकर एक लालच का हथियार बना दिया। सन 1793 में ब्रिटिश रूल के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल। इससे पहले ना जमीन को एक व्यक्तिगत संपत्ति की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन यहाँ से पहली बार भारत में प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड की शुरुआत हुई, जिसने जमीन को वेल्थ और पावर का केंद्र बना दिया, और यहीं से जमींदार सिस्टम की भी शुरुआत हुई थी। अब इस पूरे सिस्टम का महिलाओं की डाउरी से आखिर क्या लेना देना? इस पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव तब आया जब ब्रिटिश लॉज ने महिलाओं को प्रॉपर्टी ओन करने से रोक दिया, और वहीं से डाउरी ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब जो भी प्रॉपर्टी या जो भी संपत्ति महिला को उसके माता पिता से मिलती, वो उसकी नहीं बल्कि उसके पति की बन जाती। यहीं से मैरिज जो है वो एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बल्कि वेल्थ ट्रांसफर का माध्यम बन गई। पति और उसके परिवार ने नई बहू को एक सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी की तरह देखना शुरू कर दिया। दहेज की मांग बढ़ने लगी, लालच बढ़ने लगा, और साथ ही में महिलाओं के ऊपर शोषण भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक मेल चाइल्ड को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और एक फीमेल चाइल्ड को फाइनेंशियल बर्डन की तरह देखा जाने लगा। विवाह जो कभी सामाजिक हार्मनी और बॉन्डिंग का प्रतीक था, अब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गया था। आजादी के बाद भी महिलाओं को तुरंत बराबरी नहीं मिली। 1956 तक भारत में महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का पूरा अधिकार नहीं था। फिर हिंदू पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन फिर भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिला। सन्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंडिपेंडेंट शेयर दिया जाता था, मगर डॉटर्स का हिस्सा जो है वो पिता के हिस्से पर निर्भर करता था। यहाँ तक कि शादीशुदा बेटियों को एंसेस्ट्रल होम में रेजिडेंशियल राइट्स तक नहीं दिए गए। डाउरी कभी भी एक ट्रेडिशन नहीं थी बल्कि एक चॉइस थी। उसे ट्रेडिशन का नाम देके नॉर्मलाइज हमने किया है। इसीलिए त्विषा शर्मा और दीपिका नागर सिर्फ आज दो नाम नहीं है, बल्कि उन हजारों प्रताड़ित महिलाओं की आवाज है जिनकी मौत से पहले उनकी चीखें समाज सुनना ही नहीं चाहता। आज डाउरी सिर्फ एक फैमिली मैटर नहीं है बल्कि एक सीरियस सोशल इशू है, जिसके ऊपर तब तक बात होनी चाहिए जब तक ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो।